जय हिंद बच्चों। सीटेट 2026 पेपर 2 में आज हम सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान में प्रैक्टिस सेट 9 लेके आए हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 9 में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए अच्छा प्रश्न है। अब देखिएगा, पहला प्रश्न जो है आपके सामने है कि एक शिक्षक किसी अवधारणा को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों से पूछता है कि वे उस विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब ये शिक्षक क्या अपना उद्देश्य प्रदर्शित करना चाह रहा है? क्या विद्यार्थियों की स्मृति जांचना चाह रहा है कि कितनी जानकारी है उसके बारे में? पूर्व ज्ञान को वो संग्रहित करना चाह रहा है, अनुशासन को बनाना चाह रहा है, या परीक्षा की बात कर रहा है? तो यहाँ बोला है ना कि पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों से पूछ रहा है, मतलब बच्चों के पूर्व नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान के बारे में बात करना चाह रहा है। तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पूर्व ज्ञान नया ज्ञान सीखने का आधार बनता है। निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक विद्यार्थियों के अनुभवों और पहले से मौजूद अवधारणाओं को नए अधिगम से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, एक अच्छा प्रश्न है। एक विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का उत्तर गलत दे रहा है लेकिन उसका तर्क सही है, उसका तर्क जो है वो सही है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल मैं पहले ही बता चुका हूं निगेटिव वर्ड होता है, दंड भी निगेटिव वर्ड होता है। उसे गलत कहकर, तो गलत कहना भी निगेटिव वर्ड है। इस प्रश्न का सही जवाब सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। उसके तर्क को समझकर उचित संकेत देना चाहिए। प्रभावी शिक्षक केवल उत्तर नहीं देखता बल्कि विद्यार्थी की सोचने की प्रक्रिया समझता है, संकेत और मार्गदर्शक सीखने की आगे बढ़ाने का काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आपको देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छा प्रश्न है। किसी विद्यार्थियों को कठिन कार्य पूरा करने के बाद शिक्षक कहता है कि तुमने सही रणनीति अपनाई और समस्या को चरणों में बांटा। यह किस प्रकार की प्रतिक्रिया? उन्होंने कहा कि तुमने सही रणनीति अपनाई और समस्या को चरणों में बांट दिया। किस प्रकार की प्रतिक्रिया की बात हो रही है? क्या ये व्यक्ति केंद्रित प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया केंद्रित प्रतिक्रिया है? दंडात्मक तो दंडात्मक होगा नहीं, तुलनात्मक तुलना भी नहीं किया जा रहा है। एक रणनीति अपनाई जा रही है और उसको चरणों में बांटा जा रहा है समस्याओं को। तो यहाँ पे जो भी है उसको केंद्रीकरण किया जा रहा है या अपनी प्रक्रियाओं का केंद्रीकरण किया जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रक्रिया पर आधारित फीडबैक विद्यार्थी को प्रभावी रणनीतियों की पहचान करने में मदद करता है और सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 आपको देखने को मिलेगा जो कि अच्छा प्रश्न है कि एक बच्चा कहता है मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, इसीलिए मैं ये प्रश्न कभी नहीं कर सकता। गणित शिक्षक को इसके लिए सबसे उपयुक्त उत्तर क्या देना चाहिए? एक बच्चा कह रहा है कि मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, अच्छा नहीं कर पाता हूं। उसे आसान प्रश्न, आसान क्यों देंगे भाई? बच्चों को आप आसान प्रश्न देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर कठिन कहां से करेगा? उसकी तुलना नहीं करनी, दूसरे बच्चों से तुलना क्यों करेंगे? प्रयास और रणनीति पर जोर देना चाहिए, उसे प्रश्न हल करने को दे देना चाहिए। प्रश्न हल करने क्यों देंगे जब वो कह रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा? उसे प्रयास और रणनीति के प्रयोग में करना पड़ेगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देता है। शिक्षक को क्षमता को स्थिर बनाने के बजाय सीखने, अभ्यास और उचित रणनीति के महत्व पर बल देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आपको देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों में मेटाकॉग्निटिव स्किल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पाठ को बार बार पढ़ना, ये गलत बात है। याद करने, गलत बात। गृह कार्य देना, ये भी गलत बात है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपनी सीखने की रणनीति पर विचार करना। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। इसमें प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 आपको देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छा प्रश्न है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को एक ही समस्या के 2 अलग अलग समाधानों की तुलना करने को कहता है। एक ही समस्या का अलग अलग तरीके से इनके समाधानों की तुलना करने को कहता है। यह किस कौशल को दिखा रहा है? केवल निगेटिव वर्ड होता है, ये तो पहले ही ऑप्शन से हट गया।
विश्लेषणात्मक चिंतन है, यानी उन दोनों के बारे में विश्लेषण किया जा रहा है। अनुकरण किया जा रहा है या यांत्रिक, तो यांत्रिक की बात हो ही नहीं रही है। तो इस प्रश्न में सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही होगा, विश्लेषणात्मक चिंतन हो रहा है यहाँ पे। तुलना, कारण बताना, प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना, हायर थिंकिंग ऑर्डर स्किल यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल HOTS का हिस्सा माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न है कि एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में विचार समझाने, बाद में उन्हें विद्यालय की भाषा में व्यक्त करने का अवसर देता है। यह दृष्टिकोण किसे बढ़ावा देता है? एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में विचार समझने और बाद में उन्हें विद्यालय की भाषा में व्यक्त करने का जो अवसर दे रहा है, क्या ये एक भाषी शिक्षण है, बहुभाषी शिक्षण है? रटना तो निगेटिव वर्ड है, या भाषाई अनुशासन की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे दो ही चीज होगा, या तो एक भाषी होगा या बहुभाषी होगा। तो अपनी मातृभाषा के विचार में समझने के बाद उन्हें विद्यालय की भाषा में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। एक भाषा से दूसरी भाषा यानी बहुभाषी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। बहुभाषिक दृष्टिकोण विद्यार्थियों के भाषाई संसाधनों को सीखने में उपयोग करता है और अवधारणात्मक समझ तथा सहभागिता को मजबूत कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, एक शिक्षक परीक्षा के बाद केवल अंक देने के बजाय प्रत्येक विद्यार्थियों को यह बताता है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? केवल अंक देने के बजाय वो प्रत्येक विद्यार्थियों को यह बताता है कि कहां पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। क्या वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहा है? केवल निगेटिव वर्ड है, नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट। इसमें दो ही जवाब होगा, या तो ऑफ लर्निंग या फॉर लर्निंग। फॉर मतलब के लिए, अपने काम के लिए आपको लर्निंग करनी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य सीखने में सुधार करना है। इसमें फीडबैक, लर्निंग गैप्स की पहचान और आगे को शिक्षण योजना महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा प्रश्न है कि एक विद्यार्थी समूह गतिविधि में अपने साथी की रणनीति देखकर अपनी समस्या समाधान विधि बदलता है। यह किस अवधारणा में सबसे अधिक संबंधित है? क्या यह सामाजिक अधिगम को दिखाता है, परिपक्वता को दिखाता है, शास्त्रीय अनुबंधन को दिखाता है, या यांत्रिक अधिगम? तो यहां देखिएगा, समूह गतिविधि में अपने साथी की रणनीति देखकर अपनी समस्या समाधान विधि बदलता है। यानी अपने साथी को देख रहा है और फिर अपने विधि को बदल रहा है। यानी साथी को देख के बदल रहा है, मतलब समाज से सीख रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामाजिक अधिगम हो रहा है। बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग एवं इमिटेशन महत्वपूर्ण बताया है। विद्यार्थी दूसरों के व्यवहार और रणनीतियों से सीख सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यदि शिक्षक किसी विद्यार्थियों को उसकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देता है और आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराता है, तो यह किस अवधारणा से संबंधित है? क्या ये ZPD से संबंधित है, IQ से, या कंडीशनिंग से, या रेडीनेस से संबंधित है? तो देखिएगा, यहाँ पर सहायता की बात हो रही है और सहायता उपलब्ध कराने की जब बात होती है तो वहां पर ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात होती है। यानी वाइगोस्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह क्षेत्र है जिसमें विद्यार्थी उचित सहायता के साथ वह कार्य कर सकता है जिसे वो अकेले अभी नहीं कर सकते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 आपको देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक असेसमेंट का सर्वोत्तम उदाहरण है? वर्ष के अंत में परीक्षा लेना, परीक्षा लेने की बात बिल्कुल नहीं की गई है। कठिनाई के कारण पता लगाने के लिए विशिष्ट प्रश्न देना, केवल निगेटिव वर्ड है। प्रमाण पत्र प्रदान करना, इसका कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कठिनाई के कारण का पता लगाने के लिए विशिष्ट प्रश्न देना ही क्या है? सर्वोत्तम उदाहरण है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य लर्निंग डिफिकल्टी और उसके कारणों की पहचान करना है। इसके बाद रेमेडियल टीचिंग की योजना बनाई जा रही है। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्या देता है
और उनसे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके समाधान तैयार करने को कहता है। यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? क्या यहाँ पे समस्या आधारित अधिगम हो रहा है? रटना तो बिल्कुल नहीं, केवल निगेटिव वर्ड, निष्क्रिय तो गलत शब्द है। इस प्रश्न का सही जवाब एकदम साफ साफ ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि यहाँ पर समस्या आधारित अधिगम की बात की गई है। यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में विद्यार्थी समस्या का विश्लेषण करते हैं, जानकारी खोजते हैं और समाधान विकसित करते हैं। इससे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग विकसित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 13 आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्रश्न है कि एक शिक्षक किसी बच्चे की तुलना अन्य बच्चों की करने के बजाय उसकी वर्तमान उपलब्धि की तुलना उसके पिछले उपलब्धि से करता है। वर्तमान उपलब्धि की तुलना उसके पिछले उपलब्धि से कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या ये प्रतियोगिता बढ़ाना चाह रहा है? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान रखना चाह रहा है, रैंकिंग नहीं करेगा वो, सभी बच्चों की उपलब्धि समान तो नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वो व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान रहता है। यह इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान करता है। विद्यार्थी की प्रगति को उसकी अपनी पूर्व स्थिति के संदर्भ में देखना अधिक विकासात्मक दृष्टिकोण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 14 आपको देखने को मिलेगा कि एक विद्यार्थी किसी कठिन कार्य को बार बार असफल होने के बावजूद नई रणनीतियों के साथ प्रयास कर रहा है, तो यह किस गुण को सबसे अधिक दर्शा रहा है? क्या ये लर्न हेल्पलेसनेस है, या परसिस्टेंस है, या एक्सटर्नल मोटिवेशन है, या पैसिव लर्निंग है? तो ये आपका परसिस्टेंस को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परसिस्टेंस का जो अर्थ होता है ना, वो कठिनाई के बावजूद प्रयास जारी रखना होता है। चुनौती जो होती है वो शिक्षक के लिए तो होती है। शिक्षक चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य कार्य और सकारात्मक फीडबैक देकर इसे बढ़ावा दे सकता है। और आज के सेशन का जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, वो आपके लिए ये है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को किसी उत्तर को स्वीकार करने से पहले उसके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। तो ये क्या करना चाह रहा है? प्रमाण प्रस्तुत करने की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रमाण आधारित तर्क हो गया। बस सीधे सीधे प्रमाण मैच कर जाइए। यानी इसका हो जाएगा एविडेंस बेस्ड रीजनिंग में विद्यार्थी दावे के समर्थन में तथ्य, प्रमाण और तार्किक कारण प्रस्तुत करता है। यह क्रिटिकल थिंकिंग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पे महत्वपूर्ण। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 9 में 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आपके सीटेट पेपर 2 में आ सकते हैं। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। जय हिंद।